हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 और 25 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 24 और 25 फरवरी के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको आपको साथ ही साथ नोट भी करते जाना है। आपको बच्चों नोट करने से दो फायदे होने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन ज्यादा समय के लिए आपको याद रहेंगे, दूसरा जब एग्जाम सर पे होता है तो हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप अभी से नोट करते जाएंगे क्वेश्चंस को तो एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको टाइम की वैल्यू को समझना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल में सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है उसको भी ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, हमें बताना है कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। यहाँ देखिए इमेज में दिया भी है, जापान फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन अनवील्ड। ठीक है, यानी कि जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। और इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाला जो देश रहा है वो है आपका जर्मनी। पूरी दुनिया में पहले नंबर पे जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वो किस देश के द्वारा लॉन्च की गई थी, जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब दूसरे नंबर पे कौन सा देश आ गया है, जापान। क्लियर है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, जो ट्रेन है इसका नाम क्या रखा गया है, हाईबारी। ठीक है, ट्रेन का जो नाम है वो क्या है, हाईबारी नामक दो कारों वाली इस ट्रेन की कीमत $35 मिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है दो कार। दो कार का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ट्रेन में डिब्बे होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ देखिए आप इमेज में, हाँ इमेज में पूरा नहीं दिया है, जैसा ये आगे का डब्बा है इसी को क्या बोला गया है, कार बोला गया है। यानी कि अभी जो ट्रेन बनाई गई है उसमें कुल कितने डब्बे हैं, दो डब्बे हैं और इसकी अभी कीमत कितनी है, $35 मिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है, इसको बनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दिन पर दिन क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन हद से ज्यादा होने लगा है। तो सभी देश क्या कर रहे हैं, इस कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अलग अलग नई नई योजनाओं को लॉन्च करते रहते हैं, नई नई पहल को शुरू करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो पर्पस है वो क्या है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जापान देश की बात आई थी, तो आपको बता दें कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो है और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, येन है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, फूमियो किशिदा। ठीक है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है उनका नाम क्या है, फूमियो किशिदा। और बच्चों जापान देश की जो बात आई है तो ये आपका किस महाद्वीप में हो जाएगा, ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जापान आपका एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि जो भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे है ये भारत में किस जगह पर पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जो इंडियन रेलवे है ये जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। यहाँ पे देखिए केबल जो बच्चों
टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, केबल मतलब होता है तार, ठीक है, क्या होता है, तार होता है। और ये देश का पहला ऐसा पुल है जो केबल के सहारे लटका रहेगा, ठीक है। केबल जो मैंने आपको बताया क्या होता है, तार होता है। तो देश का ऐसा पहला ब्रिज बनाया जा रहा है जो आपका किससे लटका रहेगा, केबल के सहारे लटका रहेगा, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए, इस रेल ब्रिज का निर्माण अंजी नदी पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो केबल रेल ब्रिज है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आंसर हो जाएगा अंजी नदी पर। और इसको बना कौन रहा है, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है नदी तल से, 331 मीटर। इस पुल की ऊंचाई नदी तल से कितनी है बच्चों, 331 मीटर है। और यह पुल जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी जिले को जोड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो पुल है आपका वो जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी जिले के बीच में बनाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी और 23 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 फरवरी। हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए यह दिवस 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को मनाया जाता है कब से, 24 फरवरी 1944 से। उस दिन क्या हुआ था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो दिवस है ये किस केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। हर साल इस दिवस का आयोजन कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इस दिवस का जो पर्पस है वो क्या है, लोगों को टैक्स के लिए जागरूक करना है कि टैक्स को यानी कि कर को क्या करें, समय पर जमा करें, ठीक है। तो ये इस दिवस का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में लेवेंडर को, यहाँ पे देखिए टर्म यूज हुआ है क्या, लेवेंडर, लेवेंडर को ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। बच्चों लेवेंडर ये क्या होता है, ये फूल होता है एक, ठीक है, ये क्या होता है, एक फूल होता है। तो हमें बताना है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में लेवेंडर को ब्रांड उत्पाद बनाया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू, डोडा, श्रीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोडा। क्लियर है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर को क्या बनाया गया है, ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। यहाँ देख लीजिए आप एक बार इमेज में, लेवेंडर जो फूल है वो इस तरीके का होता है, पर्पल कलर का, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में जो डोडा जिला है वो भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि लेवेंडर की खेती का जो जन्म स्थान है वो क्या है, डोडा जिला। डोडा जिला ये कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में। और लेवेंडर की खेती को और अन्य किस नाम से जानते हैं, भारत की बैंगनी क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यह निर्णय मोदी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लिया गया है, ठीक है। मोदी सरकार में क्या एक योजना चलाई जा रही है, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि किसी भी जिले की कोई विशेष वस्तु को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या किया गया है, डोडा जिले में लेवेंडर को ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है।
क्लियर है इतना। और बच्चों यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जम्मू कश्मीर ये क्या है, वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संजीव सान्याल, अंजुम चक्रवर्ती, विष्णु देसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजीव सान्याल। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यहाँ देखिए इमेज में ये हैं संजीव सान्याल, जिन्हें क्या किया गया है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए जो संजीव सान्याल है ये कौन है, ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ठीक है, संजीव सान्याल वर्तमान में कौन है, वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों वित्त मंत्रालय की बात आई है, तो वित्त मंत्रालय की जो वर्तमान मंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कौन है, वर्तमान में वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रवि प्रसाद मुखर्जी, बी.के. घोष, के.एन. राघवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के.एन. राघवन। यहाँ देखिए इमेज में ये हैं के.एन. राघवन, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप यानी कि अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह, ये क्या है, प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप है ये क्या है, प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो देश रबड़ का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से हो या फिर सिंथेटिक यानी कि केमिकल का यूज करके बनाई जाती हो। और उपभोग, उपभोग का मतलब होता है उसको यूज करते हैं। तो ऐसे देशों का ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका जो मुख्यालय है बच्चों ये कहाँ पर है, आपका सिंगापुर में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1944 में, यानी कि 1944 में। क्लियर है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा एक योजना चलाई गई थी, हर घर जल। ठीक है, हर घर जल एक योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस योजना के तहत देश का 100वां जिला जो कि बना है, कौन सा, चंबा जिला। तो हमें बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। चंबा जिला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और बच्चों ये जो योजना है इसका जो मतलब है वो क्या है, हर घर नल से जल। ठीक है, हर घर नल से जल का मतलब है प्रत्येक घर में नल से जल प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो 100वां जिला बना है वो कौन सा है, आपका चंबा जिला, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए देश के
100 जिलों के हर घर में नल का जल, यहाँ पे देखिए यूज हुआ है नल का जल, उपलब्ध कराने का मुकाम जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त कर लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है, जल जीवन मिशन, जिसका पर्पस क्या है, हर घर में नल से जल प्राप्त करना है। तो इसी के तहत देश में अब तक कुल 100 जिलों में क्या हो गया है, पूरे यानी कि हर एक घर में नल से जल प्राप्त किया जाएगा इन 100 जिलों में। तो ऐसा करने वाला जो 100वां जिला बना है वो हमारा कौन सा बन गया है, चंबा जिला, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, शिमला हो जाएगी। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएई। भारत ने यूएई में अपना पहला आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि आईआईटी बच्चों ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा भारत, तो आपका आंसर क्या है, यूएई। यानी कि इसी को अगर हम पूरा नाम देखें तो क्या होता है, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है, क्या होता है इसका पूरा नाम, संयुक्त अरब अमीरात। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, आईआईटी इसका मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। या इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल आईआईटी जो संस्थान है उनकी संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटी संस्थान है। क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं। देखिए भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीईपीए, या इसी का हिंदी में जो नाम होता है वो होता है क्या, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, व्यापक, इकोनॉमिक आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, आर्थिक, और पार्टनरशिप का मतलब भागीदारी, और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। तो भारत और यूएई के बीच जो समझौता हुआ है वो किसके तहत हुआ है, सीईपीए के तहत व्यापार समझौता हुआ है, जो कि कब हुआ है, 18 फरवरी 2022 को पूरा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये जो सीईपीए जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो देशों के बीच कोई व्यापारिक भागीदारी होती है या व्यापारिक समझौता होता है तो उस समझौते को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे देखिए लिखा है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल, और यूएई के वित्त मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री। ठीक है, इनका आपको नाम विशेषकर याद रखना है। ये कौन है वर्तमान में, यूएई के वित्त मंत्री हैं। इन्हीं दोनों के बीच आपस में क्या हुआ है, इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, कौन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के वित्त मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री। क्लियर है इतना। और बच्चों आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत, ये जो संस्था होती है आईआईटी, ये भारत की संस्था है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी आईआईटी संस्थान को, यानी कि भारत की आईआईटी संस्थान को किसी दूसरे देश में खोला जा रहा है, और वो देश जो ये दर्जा प्राप्त हुआ है ये किसे हुआ है, यूएई को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनीता पटेल, अनिका चटर्जी, नीना गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ देखिए इमेज में ये है नीना गुप्ता, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। नीना गुप्ता वर्तमान में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या है, ये गणितज्ञ हैं। यह पुरस्कार किसकी बात हो रही है? रामानुजन पुरस्कार की। ये जो पुरस्कार है ये इटली के अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं बच्चों कि ये जो पुरस्कार है ये हर साल जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश में जो शोधकर्ता होते हैं या जो गणितज्ञ होते हैं, उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें भी एक उम्र डिसाइडेड होती है, यानी कि 45 साल से कम वर्ष के लोगों को, 45 वर्ष से कम के लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो जो युवा, नाम ही है इसका युवा, ठीक है। तो युवा गणितज्ञ की बात हो रही है, तो युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 45 साल से कम आयु के लोगों को दिया जाता है, जो कि हर साल इटली की एक अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र है, इसके द्वारा यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। और बच्चों ये जो नाम आया है रामानुजन, ये कौन है? ये एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखेंगे, यह पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था, यानी कि डिसाइड कब किया गया था कि हमें यह पुरस्कार देना है? 2004 में। और पहली बार 2005 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वुमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए यहाँ पर इमेज में आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है वुमेन सेफ्टी स्क्वाड श्रीनगर पुलिस, ठीक है। श्रीनगर ये शहर आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर की पुलिस ने वुमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में 2 महिला सुरक्षा दस्ते शुरू किए गए हैं, ठीक है। महिला सुरक्षा दस्ते, इसी को क्या कहते हैं? वुमेन सेफ्टी स्क्वाड इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अभी कितने शुरू किए गए? 2 कुल मिला के अभी शुरू किए गए हैं। और प्रत्येक दस्ते में 5 महिला पुलिसकर्मी को शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि हर एक दस्ते में अभी कितनी पुलिसकर्मी होंगी? महिला, 5 महिला पुलिसकर्मी इसमें हर एक दस्ते में होंगी। और इसको जो शुरू करने का उद्देश्य है वो क्या है? अभी हाल ही में श्रीनगर में एक एसिड अटैक हुआ था एक छोटी बच्ची के ऊपर, तो उसको देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये वुमेन सेफ्टी स्क्वाड बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलो क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मुंबई। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी रुड़की। ऑप्शन बी
IIT रुड़की के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसानों के लिए, और उस मोबाइल ऐप का नाम भी क्या रखा गया है, किसान। ठीक है, IIT संस्थान, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस ऐप के जरिए किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी मिल सकेगी, जिसकी मदद से किसान अपने कृषि कार्यों की योजना बना सकेंगे। ठीक है, इस ऐप के जरिए किसानों को किसके बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये जो बच्चों ऐप बनाया है, ये किसने बनाया है, IIT रुड़की ने बनाया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो IIT रुड़की है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार। ठीक है, उसके पास ही IIT रुड़की स्थित है। तो अभी ये जो ऐप बनाया गया है, ये अभी वर्तमान में हरिद्वार में या हरिद्वार के आसपास जो भी ब्लॉक हैं, वहां के जो किसान हैं वो अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, और उन किसानों को इस ऐप के जरिए क्या होगा, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल सकेगी, जिसके तहत किसानों को अपनी कृषि कार्यों को करने में, यानी कि वो डिसाइड कर सकते हैं पहले से कि हाँ मौसम की स्थिति क्या होने वाली है, तो हम आगे की क्या योजना बनाएं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं कि ये जो IIT रुड़की है, ये भारत का सबसे पुराना IIT संस्थान है, सबसे पुराना IIT संस्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना IIT संस्थान जो है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, IIT रुड़की। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में साफ, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, साफ और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेघालय, असम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड। यहाँ देखिए इमेज में, देखिए बच्चों ये जो टर्म यूज हुआ है SAAF, इसको शॉर्ट में हम क्या पढ़ सकते हैं, साफ, यानी कि इसका मतलब क्या है, साउथ एशियन फेडरेशन कंट्री चैंपियनशिप। ठीक है, और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये आपकी कहां पर आयोजित की जा रही है, भारत के नागालैंड राज्य में आयोजित की जा रही है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में आयोजित होगा। जो कोहिमा है ये बच्चों क्या है, नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा, जहां पे एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और यह टूर्नामेंट नागालैंड राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट होगा। यानी कि नागालैंड राज्य में अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया है, तो ये नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं बच्चों कि ये जो चैंपियनशिप है ये इससे पहले 15 जनवरी 2022 को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना का जो वेरिएंट ओमिक्रॉन था उसके प्रकोप के कारण इस चैंपियनशिप टूर्नामेंट को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और अब जो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन नागालैंड में 26 मार्च 2022 को इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का डिसीजन लिया गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए नागालैंड की बात आई है, तो नागालैंड राज्य की राजधानी ये हम आपको बता चुके हैं क्या है, कोहिमा, जो कि हमारा ऊपर दिया गया है शहर कोहिमा। और नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, जगदीश मुखी। क्लियर है?
राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा? जगदीश मुखी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा या फिर लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए यह पोर्टल आम जनता के लिए उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो लोकल की पब्लिक है उसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, और उनको क्या फायदा होने वाला है इस पोर्टल से कि उनके क्षेत्र में, उनके आसपास के क्षेत्र में यदि कोई भी निर्माण कार्य किया जा रहा है या कोई भी विकास कार्य किया जा रहा है तो उसकी विस्तृत जानकारी उन्हें इस पोर्टल के जरिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है। क्लियर है बच्चों इतना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन की बात आ रही है, तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, या इन्हीं को बालक या बालिका कह सकते हैं। तो बाल यानी कि बच्चों का जो नाम आया है वो किस मंत्रालय में आया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 फरवरी तक के लिए किस मंत्रालय ने बढ़ा दिया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए यह योजना किसकी बात हो रही है? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक लागू थी, और इसकी डेट बढ़ा करके देखिए कितनी कर दी गई है? 28 फरवरी कर दी गई है। इस योजना की घोषणा पहली बार कब की गई थी? पीएम मोदी के द्वारा की गई थी 29 मई 2021 को उन बच्चों के लिए की गई थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर अपने अभिभावकों को खो दिया है। यानी कि ऐसे बच्चे इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता और पिता दोनों को क्या कर दिया? खो दिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो उनके पालन पोषण के लिए, उनकी देख रेख के लिए इस फंड के जरिए प्रत्येक बच्चे को क्या किया जाएगा? कह सकते हैं कि जैसे रुपए दिए जाएंगे ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना का पात्र होने के लिए माता पिता का मृत्यु के समय बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस समय, जिस समय बच्चे के माता पिता की मृत्यु हुई है उस समय बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि इसमें वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो 18 वर्ष से उस समय कम रहे होंगे। क्लियर है इतना? और बच्चों यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नाम आया था, तो इसकी जो वर्तमान मंत्री है इनका नाम क्या है? स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई पेमेंट्स ने किसके साथ समझौता किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मास्टर कार्ड, यूपीआई, पेटीएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इमेज में मास्टर कार्ड पार्टनर्स विद एसबीआई पेमेंट्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि डिजिटल भुगतान के लिए एसबीआई पेमेंट्स ने
किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, यानी कि मास्टर कार्ड, एसबीआई पेमेंट्स ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए, इसे मुख्य रूप से गुवाहाटी, लखनऊ व वाराणसी में शुरू किया गया है। यहाँ देखिए इमेज में भी दिया है, एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुवाहाटी, लखनऊ और वाराणसी। तो अभी इसकी जो स्टार्टिंग की गई है वो इन 3 शहरों में की गई है। गुवाहाटी बच्चों ये कहाँ है? आपका असम राज्य में स्थित है, असम राज्य का शहर है गुवाहाटी। और लखनऊ और वाराणसी तो ये आपको पता ही है, ये यूपी के दोनों शहर हैं। ठीक है, तो इनको अभी मुख्य रूप से इन 3 शहरों में शुरू किया गया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मास्टर कार्ड की बात आई है, तो मास्टर कार्ड की स्थापना ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पहली बार 1966 या 1966 में हुई थी। और आपसे पूछा जाए कि जो मास्टर कार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क, जो कि आपका यूएसए में स्थित है। ठीक है, और मास्टर कार्ड के जो वर्तमान सीईओ हैं उनका नाम क्या है? माइकल मेबैक। मास्टर कार्ड के वर्तमान जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? माइकल मेबैक। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आई हो, तो अब आपको क्या करना है? आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और साथ ही साथ क्या करना है? चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद बचता है क्या? कमेंट। तो कमेंट आपको जरूर करना है और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, नए लेक्चर में, और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ, और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।